बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में कनाडा के बारे में बात करेंगे कि कनाडा की अपॉइंटमेंट कितने देर बाद की मिल रही है, और जब आप बायोमेट्रिक दे दें तो फिर उनका डिसीजन जो है वो कितने दिन बाद आता है। इसके अलावा कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट्स की क्या सूरत हाल है, कहाँ पर जल्दी अवेलेबल होती है, प्रोसीजर मुकम्मल क्या है, फ़ीसेस कितनी है और आपने अप्लाई किस तरह करना है, और उसकी आजकल वीज़ा रेशो कितनी चल रही है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत से लोगों ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं और कुछ का डिसीजन भी आ चुका है। तो वो लोग परेशान हैं क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है वो उन्हें इंटरनेट से नहीं मिल रही। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं एक थोड़ी सी तफसीली वीडियो आप लोगों को बनाकर बताऊं कि मुकम्मल प्रोसीजर, मुकम्मल तरीक़ाकार इस वक्त क्या है। अगर थोड़ा-सा बात करें पुराने तरीके की, तो पहले तो ये होता था कि जब आप अप्लाई करते थे तो अप्लाई करने के बाद आप को विदिन 1 मंथ जो है थी वो बीएसएफ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी बायोमेट्रिक के लिए। अगर आप विदिन 1 मंथ 30 डेज़ में अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे तो फिर वो आपका वो एक्सपायर हो जाता था। आपको दोबारा से या तो उसे एक्सटेंड कराना पड़ता था या फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब पिछले तकरीबन 1 महीने से जब भी आप वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जीसी कीज़ पर करते हैं या आईआरसीसी से करते हैं, तो वो खुद ही आपको उस 1 दिन बाद या फ़ौरन ही एक लेटर भेज देते हैं अपॉइंटमेंट का, जो कि आपने वीएसएफ पर जाके अपलोड करना होता है और फिर वीएसएफ की तरफ से आपको बायोमेट्रिक के लिए ईमेल आती है। तो इसमें उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वो लेटर भी अपलोड कर दिया है अपॉइंटमेंट वाला वीएसएफ पर, और उनके जवाब अभी तक नहीं आया, 5 दिन या 10 दिन गुज़र गए हैं, तो उनको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही आपको जो है वो ईमेल सेंड कर देंगे, अपॉइंटमेंट का लेटर जो है वो आपको मिल जाएगा कि किस दिन और किस टाइम पर आपने आके बायोमेट्रिक कराना है। अगर मैं इसको 3 सिटीज़ पे डिवाइड करूँ, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में, जो इनके 3 मेन हैं बायोमेट्रिक सेंटर, तो कराची में तो आपको 4 से 5 दिन बाद ही बायोमेट्रिक के लिए डेट आ जाएगी। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में तकरीबन आपको 30 दिन या 40 दिन बाद के अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, और इस्लामाबाद में भी सेम कंडीशन है, तकरीबन 40 से 45 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी। तो अब आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वो फॉर्म एक्सपायर ना हो जाए, तो या आपको बायोमेट्रिक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपको मैंने लेटेस्ट अपडेट दे दी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट प्रोसीजर की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप के अगर जब आप बायोमेट्रिक दे देते हैं तो फिर कितना टाइम लगता है? देखिए, मोस्टली केसेस में तो हमने देखा है कि 3 हफ्ते के अंदर-अंदर आपका जो भी डिसीजन होता है वो आ जाता है। लेकिन जो तकरीबन 10 से 15% केसेस होते हैं वो फिर डिले ज़्यादा हो जाता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग जाती है और वो प्रोसीजर तकरीबन 1 माह से 6 माह तक भी जा सकता है। इस दौरान में आप सिर्फ़ जो है वो उनको ईमेल करके चेक कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं होता कि आप जो है उनसे कह दें कि हमारा प्रोसीजर जो फ़ास्ट कर दें या हम विड्रॉल करना चाहते हैं, या जो कोई भी सिचुएशन आप उन्हें नहीं कह सकते, आप सिर्फ़ उन्हें ईमेल करके ही अपडेट ले सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि 85-90% का डिसीजन विदिन 3 वीक में आ जाता है। 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, अब रह गया जी थर्ड स्टेप, आपका डिसीजन। अगर तो आपका डिसीजन आता है रिफ्यूज़ल का, आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता, तो उसमें आपको रीज़न बता दी जाती है कि आपका वीज़ा क्यों ग्रांट नहीं हुआ या कौन से डॉक्यूमेंट्स हम आपके ऊपर सेटिस्फाई नहीं है। उसके ऊपर ये भी बताया जाता है कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई बैन है कि नहीं। तो ये सारा कुछ आपके डिसीजन में आता है। या फिर दूसरी सूरत में अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो फिर भी आपको लेटर आता है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, तो अब आप अपना जो पासपोर्ट है वो वीएसएफ में जमा करवाएँ। अच्छा जी, अब मुझे 2-3 इस तरह के डिसीजन मौसूल हुए कि जिसके ऊपर उनकी अप्रूवल आ चुकी थी, वीज़ा अप्रूवल। अब मुझे लेटर सेंड करने का उनका मकसद ये था कि सर हमें ये बताया जाए कि अब हमने पासपोर्ट जमा कैसे करवाना है या हमें कब कॉल आएगी। तो मैं अब उनको ये बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वो भी आपको बीएसएफ ने ही बताना है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं अपडेट लेने के लिए, ठीक है? अपने डिसीजन का बता सकते हैं, तो या आप एम्बेसी को जो है वो डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। जिस जिस ईमेल से आपको ईमेल रिसीव हुई, आप उसको भी करके पूछ सकते हैं कि आपने कब जो है पासपोर्ट जमा कराना है, क्योंकि वो खुद ही मोस्टली बता देते होते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ डेट को आपने अपना पासपोर्ट जो है कि सबमिट कर देना है।
और पासपोर्ट सबमिट करने के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है आपके वीज़ा के साथ। तो ये तो मुकम्मल डिटेल हो गई जी प्रोसीजर की। अब अगर बात कर ली जाए वीज़ा रेशो की, तो जब से कनाडा ने इंडिया को बैन किया हुआ है, उनके वीज़ाज़ स्ट्रिक्टली कर दिए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उनके ऊपर कि उनको वीज़ा नहीं मिल सकता, मतलब जो उनकी वो कंडीशन चल रही है आपस में दोनों कंट्री के दरमियान। तो तब से बहुत से लोगों को पाकिस्तान से वीज़ा इशू हो रहे हैं। इसकी रीज़न मैं ये बता देता हूँ, ख़ासकर वर्क वीज़ा के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो बिज़नेस है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को हायर किया हुआ था, लेकिन जब वो नहीं आए तो अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो फिर किसी कंट्री की तरफ तो उन्होंने जाना था। तो इस वजह से ख़ासकर वर्क वीज़ाज़ की रेशो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। इसके अलावा टूरिज़्म के हवाले से भी आपको अभी इल्म होगा कि टूरिस्ट कंपनियाँ होती हैं जिन्होंने कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं, तो उन्होंने भी अपने उसको पूरा करने के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो थे वो तकरीबन इंडिया से जाते थे। इसके अलावा वीज़ा के अलावा वर्क वीज़ा के लिए भी बहुत से लोग जो थे वो इंडिया से कनाडा ट्रैवल करते थे। लेकिन इस गैप को पूरा करने के लिए जो है वो पाकिस्तान की वीज़ा रेशो अच्छी हुई, और इसके अलावा दूसरी पाकिस्तान के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी जो उन्होंने थोड़ी सी आसानियाँ पैदा की, और वहाँ से भी वीज़ा ज़्यादा ग्रांट होना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छा मौका है। मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में बता रखा है कि आप अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो ये दिसंबर आ रहा है, ठीक है, आप न्यू ईयर के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे क्रिसमस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस दरमियान में हॉलीडेज़ होती हैं और पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो अपनी फेवरेट कंट्रीज़ में जाते हैं क्रिसमस मनाने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए। पाकिस्तान में मौसम सरमा की छुट्टियां होती हैं, तो एक तो इस दौरान में वीज़ा ज़्यादा ग्रांट होते हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है कि आप जो है वो कनाडा का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। आपकी ज़्यादा कॉस्ट भी इसमें नहीं आती है, 185 कैनेडियन डॉलर उनकी एम्बेसी फ़ीस है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने बताया हुआ है। अगर आप फिर भी आप चाहते हैं कि आप से अप्लाई नहीं हो सकता या आप कोई मिस्टेक ना कर दें, तो आप फिर उसमें हमारी खिदमत ले सकते हैं। हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, हम आपको मुकम्मल हेल्प आउट करेंगे, शुरू से लेके एंड तक ए टू ज़ी प्रोसीजर मुकम्मल करके आपको हम दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कनाडा के वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वो लोग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था या करने वाले थे, वो परेशान थे इस मामले में, तो मैंने कहा कि मैं उनको ये अपडेट दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला एक कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।